आज आपने बोला कि 25% ऑफ द पावर विल बी गिवन बैक बाय द ईवीज टू द ग्रिड। ऐसे ही सिमिलरली एक विजन जो आपने 2047 के लिए बनाया है, अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखें तो क्या क्या ज़रूरत होगी? देखिए, पहली चीज़ तो अपने को ग्रिड, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिड हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड की बात करता हूँ। सो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हैज़ टू बी स्ट्रेंथेंड एंड अपग्रेडेड। ये पहला हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, बिकॉज बिना ग्रिड के हम कर नहीं पाएंगे। और पर्टिकुलरली जब मैं ग्रिड की बात करता हूँ तो मैं लोकल ग्रिड की बात करता हूँ, 11 kV एंड बिलो। ओके। बिकॉज दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द कंज्यूमर्स, क्योंकि कंज्यूमर्स वो इंटरफेस नहीं करता है हाई वोल्टेज ग्रिड से। द इंटरफेस है 11 की, जहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स लगे रहते हैं। तो उसकी स्ट्रेंथनिंग, उसकी अपग्रेडेशंस बहुत ज़रूरी है, जो आज की डेट में उस पर काम धीरे धीरे हो रहा है। बहुत आई वुड से आइसोलेशन में हो रहा है, एडहॉक तरीके से हो रहा है। कुछ डिस्कॉम्स के पास क्षमता है, वो कर रही हैं, कुछ के पास नहीं है। ओके। सरकार भी फेम के तहत या PM E-ड्राइव के तहत कुछ पैसे अलोकेट कर रही हैं। मान लीजिए 2000 इस बार उन्होंने अलोकेट किया है, 2000 करोड़ जी, फॉर स्ट्रेंथनिंग, प्राइमरली उसमें से अपस्ट्रीम इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेंगे। बट वो बहुत छोटा स्टेप है, इनिशियल स्टेप है। आपको लार्ज स्केल पे इस ग्रिड को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो पहला चीज़ तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो सिर्फ 11 kV ही क्यों? 33 kV, 66 kV, इन सब की बात हम क्यों नहीं? प्राइमरली बिकॉज आपकी जो EV की नॉर्मली चार्जिंग कहाँ होंगी? सिटीज़ में अगर होंगी तो मोस्टली 11 kV से सप्लाई आती है। बिल्कुल। सिटीज़ में बहुत रेयरली 33 kV से सप्लाई आती है। बिल्कुल। जब आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, 5 MVA 10 MVA, तब आप 33 kV की बात करते हैं। हाईवेज पे आपको 33 kV पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जहाँ मेगा हब्स वगैरह की जरूरत है। बट जनरली 33 kV के जो सिस्टम्स होती हैं बड़े रोबस्ट हैं। 11 kV है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जुरिस्डिक्शन में वो है प्राइमरली। और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इंडिया में ट्रेडिशनली, पर्टिकुलरली द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रही है जी। तो उन्होंने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड नहीं किया है। ओके। तो आपके ट्रांसफार्मर्स अपग्रेड नहीं किए गए हैं। 50 किलोवाट के KVA के ट्रांसफार्मर्स मोस्टली आप देखेंगे बहुत सारे शहरों में, जैसे हैदराबाद आप चले जाएं तो 50-52 KVA के ट्रांसफार्मर प्रीडोमिनेंट हैं। राइट, आपको इसमें वो सब चीज़ों को अपग्रेड करनी पड़ेगी, इसलिए मैं 11 kV की बात कर रहा हूँ। 33 kV एंड अबव वो मोरलेस चीज़ें बहुत स्ट्रीमलाइंड हैं, रोबस्ट हैं, वहाँ आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेजर प्रॉब्लम आएगी 11 kV में, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। जो सेकेंड, अगेन आई सेड कि रेगुलेशंस में अगर आपका जब नेशनल EV चार्जिंग कोड ये बनेगा, ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डायरेक्शंस देंगे। आपको एंसिलरी सर्विसेज से रिलेटेड रेगुलेशंस करने पड़ेंगे, बिकॉज आप अगर इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्व करके ग्रिड में वापस कर रहे हैं तो वो फ्रिक्वेंसी के इश्यूज आएंगे। तो इस सब के तहत रेगुलेशंस होनी चाहिए। आपने जैसे कहा कि हम EV चार्जिंग बेच सकते, मतलब एनर्जी बेच सकते हैं, तो एनर्जी बेचने के राइट्स हमको मिलने चाहिए जी, जो अभी नहीं हमारे रेगुलेशंस में। राइट, आप नेट मीटरिंग कर रहे हैं, लेकिन इफेक्टिवली अगर मैं आपको बेचना चाहूँ तो मैं नहीं बेच पाता हूँ, बिकॉज वो रेगुलेशंस अलाउ नहीं करता है। इलेक्ट्रिसिटी सेल मैं नहीं कर सकता हूँ बिना लाइसेंस के। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशंस हैं, ये एक नेशनल EV चार्जिंग कोड बनेगी, उसके तहत ये रेगुलेटरी रिफॉर्म्स होने बहुत ज़रूरी है। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जब हम ढाबा वर्स की बात कर रहे थे, लोकेशंस की बात कर रहे थे, तो जो मैं उसमें कोवर्किंग पॉड्स की बात कर रहा था, तो इन सब चीज़ों की लोकेशंस की जो आइडेंटिफिकेशंस हैं कि कौन सी लोकेशंस पे जाएंगी, ट्रैफिक से कैसे मैच करेगा, तो एक प्रेडिक्टेबल यूटिलाइजेशंस का ग्रोथ और उसकी जो मेट्रिक्स है वो हमको पता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब मिलेंगी तब जाके हम इस विजन को अचीव कर पाएंगे। तो कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे तब तक, और कितना मेगावाट ऑफ पावर वुड बी रिक्वायर्ड और गीगावाट ऑफ पावर वुड बी रिक्वायर्ड? एनी अप्रॉक्सीमेशन? हाँ, मेरा जो एस्टिमेशन है कि आज की डेट में देखिए, अगर हम देखें तो टोटल करीब लास्ट ईयर 4.2 मिलियन कार्स सेल हुई थी। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग पेट्रोल, डीजल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। और आज हम 25 में हैं और 2047 की बात करते हैं। अगर मैं 7% का भी ग्रोथ लूँ जी, 7% का ग्रोथ लूँ, एक थंब रूल है कि रूल ऑफ 72, मतलब जितना परसेंट ग्रोथ है जी, आप 72 को डिवाइड कर दीजिए तो उतने साल में वो डबल हो जाता है। ओके, ठीक है। तो 72 को अगर आप 7 से डिवाइड कर दें तो अप्रॉक्सीमेटली 10 साल की बात जी। तो अगर आज मैं 4.2 मिलियन
इट मीन्स महीने में हम कितने कार सेल कर रहे हैं? करीब करीब 3 लाख। 3 लाख जी, 3 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा 3 लाख से 3.5 लाख मान जी लीजिए। जी जी तो 3.5 लाख मैं कार सेल कर रहा हूँ। और अगर 10 साल में डबल हो रही है, 7% का ग्रोथ मैं लेके चल रहा हूँ, CAGR में 7% ले रहा हूँ, तो 3.5 लाख 7 लाख हो जाएगा जी। और अगले 10 साल में वो 7 का 14 हो जाएगा जी। तो 14 लाख हो जाएंगे। और उसका अगर मैं मान के चलता हूँ कि सरकार का टारगेट मुझे नहीं पता 47 तक क्या है जी 2030 तक उन्होंने 30% की बात की थी जी। उसकी मैं अगर प्रोपोर्शनेट करूं तो 2047 तक हम लोग 80% पेनिट्रेशंस ईवी एडॉप्शंस हो सकती हैं। जी तो अगर मैं 1.4 जो आपकी 14 लाख है मतलब 1.4 मिलियन को 80% से मल्टीप्लाई करूं तो रफली 1.1 मिलियन की बात कर रहा हूं मैं। ये मंथली सेल्स की बात करूं मैं। तो ये बात करूं कि 1 मिलियन सेल इलेक्ट्रिक कार 2047 में मैं विजुलाइज कर रहा हूं। और ये अगर है और एवरेज ऑन एवरेज मैं 40 से 60 किलोवाट आवर की बैटरी साइज लेके चल रहा हूँ तो करीब करीब मैं 360 गीगावाट आवर की बात कर रहा हूँ एनर्जी की, कि इतना एनर्जी बैटरी कंज्यूम कर सकती है, पंप बैक कर सकती है ग्रिड को। विच इज़ नॉट बिग, आपको सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है जी, बट अगर CA के एस्टिमेट्स आप देखेंगे जी तो उसमें तो ये रफली 0.6%, 0.7%, 1% से भी कम है। बिल्कुल। तो ये कोई ग्रिड को डिस्टेबलाइज कर देगा या डिमांड को बहुत बढ़ा देगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप में क्वांटम इतना बड़ा है आज की कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो ये नंबर ऑफ आज की डेट में आप बेच रहे हैं कितने, प्रॉब्ली 15,000 हर महीने की कार है। जी हाँ, 1 लाख शायद 2024 में जो सेल हुआ था वो साल भर में हुआ, पूरे साल जी। मंथली मैं अभी कर रहा हूँ, अभी हम लोग 15,000 के आसपास कर रहे हैं। इस लास्ट मंथ में 15,000 सेल्स थी। 15,000 से मैं 1 मिलियन सेल की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल 10 लाख की बात कर रहा हूँ जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार। तो ये विज़न है और मेरे हिसाब से ये विज़न डूएबल है, कोई इसमें मुझे कोई चैलेंज नज़र नहीं आ रही कि नहीं हो सकता है। सो जो ये अडॉप्शन रेट हम बात कर रहे हैं, जो 5,000 लास्ट ईयर था महीने की सेल, वो इस साल उसी महीने में 15,000 हो गया है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यस, आई थिंक वो कहीं पे जाके अचीवेबल होगा। तो काफ़ी अच्छा विजन था ये, एंड स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑल्सो जो वहाँ तक हमें पहुँचे जाएगी। बट हर चीज़ तक पहुँचने के लिए काफ़ी सारे रोड ब्लॉक्स, बैरियर्स हम हमेशा देखते हैं और कुछ होते भी हैं। तो क्या है वो सबसे मजबूत बैरियर्स या सबसे बड़े रोड ब्लॉक्स जो सामने खड़े हैं और हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे? जैसे मैंने पहले भी कहा, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जी। ईवी की एडॉप्शन, ईवी स्केल होगा, वो नेचुरल है जी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा बॉटलनेक बनेगा अगर हमने ग्रिड को स्ट्रेंथन नहीं की, ग्रिड को अपग्रेड नहीं किया, तो ये एक सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बनेगा। तो दैट मुझे और कोई रोड ब्लॉकर नज़र नहीं आता है। और ग्रिड को अपग्रेड करने के लिए जो मैंने मतलब सजेशंस दी हैं जी, कि आप अगर आज एक रेगुलेटर बनाएं और एक ईवी कोड बने, ईवी चार्जिंग कोड बने, तो दैट विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट्स, बिकॉज देन वो डेडिकेटेड इस चीज़ों पे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसी पॉइंट पे एक और, अगर कोई ऐसी नेशनल पॉलिसी जो आज आपको लगता है कि बननी चाहिए, हो सकता है वो ईवी चार्जिंग कोड का हो, या फिर कोई ऐसी नेशनल पॉलिसी जो आज हटनी चाहिए और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे? हटने की कोई ज़रूरत नहीं है जी, किसी भी पॉलिसीज़ को आज हटाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सभी पॉलिसी जो फ्रैगमेंटेड हैं उसको एक इस एंगल से कि ईवी एक बहुत बड़ा मेरा कंज्यूमर सेगमेंट है। देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड दूंगा कि जब 2003 में हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाया था जी, तो उस टाइम में जो बनाया था इट वाज रिवॉल्यूशनरी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट फॉर अस, बिकॉज हमने सब कुछ को लिबरलाइज कर दिया था, जनरेशंस को, ट्रांसमिशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत लिबरलाइज किया था। लाइसेंसिंग हमने ख़त्म कर दी जनरेशंस में कि आपको कोई लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं है जी। तो वो कोड की बहुत रेलिवेंस है, उस एक्ट की बहुत रेलिवेंस है। लेकिन वो जब एक्ट बनी थी तब ईवी कोई बात भी नहीं करता। 2003 में कहाँ हम लोग ईवी की बात करते थे, ग्लोबली भी बहुत म्यूटेड डिस्कशंस होती थी उसके ऊपर में। बट आज ईवी एक बहुत बड़ा कंज्यूमर सेगमेंट बन के आया है और आपकी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनी है या जितनी भी फ्रेमवर्क बनी है वो ईवी के बिना बनी है। तो उस पॉलिसीज़ को आपको
सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और वो इसलिए मुझे लगता है कि और उसमें जो रेगुलेटर्स हैं या जो डिस्कॉम्स हैं उनको जो काम कर रहे हैं वो करने दें, बिकॉज लोगों को रिलायबल पावर 24/7 चाहिए जी, वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की, रेगुलेटर्स की वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहनी चाहिए। लेकिन व्हीकल की भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी एक तरह से लाइफ लाइन है जी, बिकॉज वो एक कमोडिटी बन जाएगी। तो उसके लिए आप चाहें तो उसी रेगुलेटर के अंदर में एक रेगुलेटर बना दें या फिर एक डेडिकेटेड सेल बने जो केवल और केवल ईवी चार्जिंग पे बात करें और वो ईवी चार्जिंग कोड बनाए जिसमें इन सब चीज़ों को अकाउंट फॉर करे। बिल्कुल। वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट इसलिए भी बन जाएगी क्योंकि अब यूज़र ही है जो इलेक्ट्रिक कार भी यूज़ कर रहा है, डेली यूज़ कर रहा है, तो एक और रिक्वायरमेंट है। जैसे घर में भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो मुझे इलेक्ट्रिक कार भी अब चलानी है। हाँ, तो मैं भी कह रहा हूँ, तो उसमें क्या ना एग्जैक्टली भी कह रहा हूँ कि अभी तक जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट है हमारा जी, वो फिक्स्ड कनेक्शंस पे कॉन्सेप्ट है कि कंज्यूमर फिक्स्ड लोकेशंस पे है। अब मैं इस बिल्डिंग में बैठा हूँ, ये बिल्डिंग फिक्स्ड है, जी, यहाँ एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस आई, एक बार आ गई फिक्स हो गई। बट जब मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करता हूँ तो एसेंशियली कंज्यूमर हम और आप नहीं हैं। कंज्यूमर कौन है? इलेक्ट्रिक व्हीकल है, क्योंकि बैटरी उसमें फिटेड है। बैटरी को एनर्जी चाहिए और वो कंज्यूमर मूव कर रहा है, वो दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा है, दिल्ली से जयपुर जा रहा है। तो ये जो मूवेबल कंज्यूमर है, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में मूवेबल कंज्यूमर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपको मूवेबल कंज्यूमर को अकाउंट फॉर करने के लिए कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट मेगावाट में आ रही है। आप बस स्टेशन की बात करेंगे, आप हाईवे पे बात करेंगे तो वहाँ पे मेगावाट स्केल के चार्जिंग स्टेशन आएंगे। तो ये जो रिक्वायरमेंट है इसको लिए आपको डेडिकेटेड पुश करना पड़ेगा और उसके लिए अभी से बात करनी पड़ेगी। और ग्लीडा का क्या कमिटमेंट है? हमने देखा ग्लीडा के ऑलमोस्ट 1000 चार्जर्स हैं इंडिया में आज। तो ग्लीडा का नेक्स्ट 24 मंथ्स के लिए क्या कमिटमेंट होगा इसी विजन को पाने के लिए? दो चीज़ें हैं। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कंज्यूमर की ईज, कंज्यूमर का ट्रस्ट, वो इम्पॉर्टेंट है। और कंज्यूमर की ट्रस्ट कहाँ से बिल्ड होती है? कंज्यूमर की ट्रस्ट बिल्ड होती है कि चार्जर आप कितना भी लगा दें, अगर चार्जर रिलायबल नहीं है तो कंज्यूमर के लिए वो कोई मायने नहीं रखता है। बिल्कुल। हमने कई रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी कि कुछ कंपनियों ने 5000 चार्जिंग पॉइंट्स लगा दिए हैं, हाईवेज के अलॉन्ग लगाए हैं। इट्स ए फैंटास्टिक अचीवमेंट। बट उसमें से 60%, 70%, 80% चार्जर्स अवेलेबल नहीं रहते, चल ही नहीं रहे। जी। तो ये कंज्यूमर के लिए बहुत बड़ा एक मिसट्रस्ट का रीज़न है। तो एज ए ग्लीडा शुरू से हमारी फिलॉसफी रही है, नॉर्डिक में भी हमने ये एक्सपीरियंस किया था और हम उसी को रेप्लिकेट यहाँ करना चाहते हैं कि चार्जर्स हम जो भी लगाएं, हम कम लगाएंगे चार्जर्स, बट जो चार्जर्स लगाएंगे उसकी रिलायबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो हम लोग का जो विज़न है कि नेक्स्ट आज की डेट में हमारे जो CCS चार्जर्स हैं, जनरली 60 किलोवाट, 120 किलोवाट, 200 किलोवाट, उसको हम लोग आज अपार्ट फ्रॉम ग्रिड हम 93-94% अप टाइम अचीव कर पा रहे हैं। ओके, राइट। हमारी विज़न ये है कि नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में हम इसको 98 से 99% तक लेके जाएं। वेरी नाइस। ऑन रिकॉर्ड यू आर सेइंग दिस? यस, ओके। 98 to 99% ये हमारा टारगेट है कि हम लेके जाएं। एंड दैट आई एम टॉकिंग ऑफ इंक्लूडिंग द ग्रिड। सो ग्रिड की फेलियर है तब भी हम इसको उस लेवल पे लेके जाएं, तो ऑब्वियसली दैट वुड रिक्वायर सम बैकअप powers to be created, the battery storage to be created, but consumer convenience and consumer trust is primary for us, and इसलिए इस अप टाइम को 93 से 98-99% पर ले जाने का टारगेट हम लोग का है। Very nice. Good to know actually. अगर another 3 years we will see 98% uptime for all Glida chargers in India. Yes.